दिल को छू लेने वाली मधुर आवाज, सधे हुए सुर और भाव के अनुसार पिरोया गया दर्द। सुरों की मल्लिका एक ऐसी गायिका जिनके गाए हुए सैकड़ों गाने आज 50 साल बाद भी ऑडियंस की प्लेलिस्ट में मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे प्रसिद्ध सिंगर फैमिली से ताल्लुक रखने के बावजूद ये गायिका कभी टॉप सिंगर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। क्यों इतनी मधुर आवाज वाली गायिका को बॉलीवुड में साइडलाइन कर दिया गया और कई चार्ट बस्टर हिट सॉन्ग्स होने के बावजूद ये गुमनामी में खो गईं? और क्यों दर्जनों फिल्म एक्सपर्ट्स ने समय समय पर ये दावा किया कि इनकी अपनी सभी मंगेशकर बहनों ने ही इनकी राह में रोड़ा अटकाने और फिल्म इंडस्ट्री से इन्हें बाहर करवाने का काम किया। और क्यों माता की भक्त ये सिंगर खामोशी से सभी अत्याचारों को सहती रहीं, लेकिन उन बहनों के खिलाफ कभी कुछ भी नहीं कहा, जिससे इनके परिवार पर उंगली ना उठे। बताएंगे इस महान गायिका की जिंदगी से जुड़ी और भी तमाम बातें। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के शो में हम बात कर रहे हैं मंगेशकर बहनों में सबसे छोटी बहन गायिका उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर ने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, नेपाली, भोजपुरी, कन्नड़ और असमिया सहित दर्जनों भाषाओं में गीतों को अपनी आवाज दी और अपनी काबिलियत साबित की। लेकिन बॉलीवुड के लिए ये कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति में चाहे जितना टैलेंट हो, जब तक उसे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसके काम को पहचान मिलना मुश्किल होता है। और अगर उस शख्स के खिलाफ ताकतवर लोगों द्वारा साजिश भी होने लगे तो उसे काम मिलने की संभावना और भी कम हो जाती है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े पेड़ की छांव में छोटे पेड़ मुरझाकर सूख जाते हैं, और उषा मंगेशकर के साथ ये दोनों ही हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि उषा मंगेशकर जैसी सीधी सादी और टैलेंटेड सिंगर को सही पहचान और सही मौके नहीं मिल पाए, और कौन रहे इनके करियर के बाधक? आज के अपने शो में हम इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि आज हम उषा जी की डिटेल बायोग्राफी आपके सामने पेश करें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और कैसे फिल्मों में गायिका के तौर पर इनकी एंट्री हुई। उषा मंगेशकर का जन्म 15 दिसंबर 1935 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर महाराष्ट्र से थे और इनकी मां गुजराती थीं। इनके पिता मराठी थिएटर कलाकार और गायक थे, इसलिए मंगेशकर परिवार में शुरू से ही गायन का माहौल रहा। वहीं इनकी मां शेवंती इनके पिता की पहली पत्नी नर्मदा की बहन थीं, जिनकी मौत जल्दी हो गई थी। जब उषा मात्र 6 साल की थीं, तभी इनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद बड़े भाई बहनों के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई और शुरुआती दिनों में इनके परिवार को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते लता मंगेशकर ने फिल्मों में एक्टिंग और फिर प्लेबैक सिंगिंग शुरू की और अपने
भाई बहनों के खर्चों को पूरा करने लगी। थोड़ी बड़ी होने पर उषा जी को भी गायकी का शौक हुआ, क्योंकि यही परिवार का माहौल था और इन्होंने अपनी बड़ी बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले की तरह ही गायकी को ही अपना करियर बनाने का फैसला किया। लता जी और आशा जी के बारे में तो आप विस्तार से जानते ही हैं। बात उषा जी की करें तो इन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पर 1954 में अपने करियर की शुरुआत की। इस साल आई फिल्म सुबह का तारा का गीत बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई इनका पहला गाना था। बड़ी धूमधाम से मेरी भाभी आई, भाभी आई। लेकिन इसके बाद उषा को कोई बड़ी फिल्म या बढ़िया काम नहीं मिल रहा था। घर की जिम्मेदारियों को समझ और अपनी बड़ी बहनों को फाइनेंशियली मदद करने की कोशिश में इन्होंने कई लो बजट फिल्मों में भी गाने गाए। 1960 और 70 का दशक आते आते लता मंगेशकर और आशा भोसले हिंदी फिल्म जगत में जाना माना नाम बन चुकी थीं। लेकिन उषा को इसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा था और जो गाने इनको मिल सकते थे वो भी लता आशा को ही मिल रहे थे। बड़ी बात ये कि कई बार जब डुएल सॉन्ग्स में संगीतकार उषा को बुला लेने की बात करते तो ऐसा कहते सुना गया कि उसका तो रियाज ही कमजोर है, इस तरह के गाने में वो सुर कहाँ लगा पाएगी। और ये बातें दबी जुबान कई बार बाहर भी आ जाती थीं। और इस तरह की अफवाहें कौन फैला रहा था आप बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि शायद बड़ी गायिकाएं अपना एक और कंपेटिटर नहीं बढ़ाना चाहती थीं। इसी बीच साल 1975 में डायरेक्टर विजय शर्मा एक लो बजट भक्ति फिल्म जय संतोषी माँ बना रहे थे। चूँकि फिल्म का बजट कम था इसलिए वो उस दौर की बड़ी गायिकाओं के पास न जाकर सीधे उषा जी के पास पहुंचे। उषा जी ने इसके लिरिक्स को पढ़ा और गाने के ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। गाने रिकॉर्ड हुए और फिल्म रिलीज हुई और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये फिल्म हिंदी सिने जगत के इतिहास की उन चंद फिल्मों में शुमार हो गई जिसकी कमाई फिल्म के लागत से 200 गुना से भी ज्यादा रही। और इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के पीछे इसके गानों की सबसे बड़ी भूमिका बताई गई। इस फिल्म में उषा जी के गाए गानों ने धूम मचा दी और देश के घर घर में इनके नाम को पहचान मिल गई। बताते हैं कि लोग जब इस फिल्म के गानों के रिकॉर्ड्स खरीदते थे तो सबसे पहले उस पर सिंगर के नाम को खोजकर पढ़ते थे कि लता मंगेशकर और आशा भोसले के होते हुए किस गायिका ने इतने कर्णप्रिय गाने गाए हैं। इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर की तरफ से उषा को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन मिला, लेकिन गुटबाजी की वजह से नॉमिनेशन अवार्ड में नहीं तब्दील हो पाया और इनके चाहने वालों ने इसका खूब विरोध भी किया, क्योंकि उस साल किसी भी दूसरी फिल्म के गाने जय संतोषी माँ के मुकाबले कहीं नहीं टिकते थे। खैर इसी साल FJA अवार्ड्स में इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जरूर दिया गया। उषा जी को उम्मीद थी कि इस फिल्म के गानों की सफलता के बाद इनके करियर की गाड़ी आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इन गानों की सफलता के बाद तो पॉलिटिक्स का खेल इनके खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ गया। जानकार बताते हैं कि तब टॉप सिंगर्स ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि उनका कोई नया कंपटीटर ग्रो न कर पाए, तो कुछ उषा जी की बदकिस्मती भी रही कि इसके बाद इन्हें ऐसा कोई बढ़िया ऑफर दोबारा नहीं मिल सका। साथ ही जो गाने इन्हें मिले उन्हें रिकॉर्डिंग के बाद भी रिलीज होने से रोक दिया गया या दूसरी आवाज से रिप्लेस कर दिया गया। इससे उषा जी को काफी मायूसी होती चली गई। अच्छी आवाज और क्लासिकल सिंगिंग की बेहतरीन समझ होने के बावजूद ये एक सफल करियर नहीं बना पाईं। अब ये इनके अनसक्सेसफुल करियर का दर्द था या इनकी दोनों बड़ी बहनों की सफलता से कंपैरिजन की कसक, पर इन सभी हालातों ने उषा की पर्सनल लाइफ पर गहरा असर डाला।
उषा अकेली रहने लगी, लोगों से कम मिलती थीं और रिश्तेदारों से दूरी बनाने लगी। हालांकि ये फैमिली गैदरिंग्स में देखी तो जाती, पर बिल्कुल खामोश। उषा जी ने कभी शादी नहीं की और तन्हा जिंदगी ही गुजारने लगी। बताया जाता है कि कोई भी जब फैमिली फंक्शन या किसी गैदरिंग में मिलता तो बस लता आशा के आगे पीछे घूमता रहता और इन्हें या तो इग्नोर कर दिया जाता या फिर कोई ऐसी बात बोल दी जाती जिससे इन्हें गहरा दुख पहुंचता था या करियर में असफल रह जाने का ताना भी मिल जाता था। सोचिए इनके लिए ये सब झेलना कितना दुखद रहा होगा, जबकि इनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं थी और गायकी तो इनके भी खून में थी। बहुत बार उड़ती उड़ती ऐसी खबरें भी आईं कि संगीतकार किसी गाने के लिए पहली कॉल लता जी को करते, दूसरी पसंद आशा होती और अगर ये दोनों ही अवेलेबल ना होती तो उषा मंगेशकर, सुमन कल्याणपुर या उस दौर की बाकी कुछ गायिकाओं को फोन कर काम दिया जाता था और कई बार तो लता आशा की नाराजगी झेलने के डर से उनका इंतजार किया जाता या उनके अप्रूवल के बाद ही किसी और को काम दिया जाता था। सोचिए ये कला का कितना बड़ा अपमान है। तो वहीं उषा जी की असफलता में इनकी बहनों की बड़ी छवि भी बाधा बनी, जिसकी वजह से इन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी जो मिल सकती थी। उषा शुरू से ही हिंदी से ज्यादा मराठी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग किया करती थी, तो अब इन्होंने मराठी फिल्मों के निर्माण की तरफ रुख किया और कुछ सफल फिल्में भी बनाई। 1977 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उषा की बनाई मराठी फिल्म जैत रे जैत को बेस्ट मराठी फिल्म के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक मिला था। इसके साथ साथ उषा ने अपनी पेंटिंग की हॉबी पर भी फोकस करना शुरू किया। उषा जी को पेंटिंग का भी बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि इनकी माँ भी एक अच्छी पेंटर थी और माँ से ही प्रेरणा लेकर उषा जी ने भी पेंटिंग करना शुरू किया था। उषा जी का ये भी मानना रहा कि पेंटिंग और सिंगिंग का आपस में गहरा संबंध है। ये अक्सर संगीत सुनते हुए पेंटिंग बनाती। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उषा जी को इनकी बेहतरीन पेंटिंग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। पेंटिंग के प्रति अपनी दिलचस्पी पर बात करते हुए उषा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई भी गीत गाने से पहले या सुनते वक्त वो आमतौर पर फिल्म के सीन और सिचुएशन के बारे में अपने दिमाग में एक छवि बनाते हैं, लेकिन बाद में अगर वो सीन उनकी कल्पना से मिलता जुलता नहीं होता तो निराश हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1958 की फिल्म मधुमती के गीत सुहाना सफर को सुनने के बाद इन्होंने अपने दिमाग में एक समुद्र की तस्वीर बनाई और उसका एक स्केच बनाया। बाद में जब इन्होंने फिल्म में गाना देखा तो इसे जंगल में शूट किया गया था और वो इनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था, इसलिए ये इनके लिए एक बड़ी निराशाजनक बात रही। खैर, उषा मंगेशकर दूसरी संगीत शैलियों की तुलना में लोक संगीत को प्राथमिकता देती रहीं। ये 60 साल से ज्यादा तक हिंदी के साथ साथ कई और भाषाओं में गाने गाती रहीं। भले ही मंच बड़ा ना मिला हो, पर उसने इनके संगीत प्रेम और समर्पण को कभी कम नहीं किया। उषा जी ने 1992 में दूरदर्शन के लिए एक संगीत नाटक फूलवंती का भी निर्माण किया, जो बाबा साहेब पुरंदरे की कहानी पर आधारित था। साल 2017 में 27 साल के अंतराल के बाद उषा मंगेशकर ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ बंगाली स्वतंत्रता सेनानी की बायोपिक मैं खुदीराम बोस हूँ के गाने एक बार विदाई दे दो माँ के लिए एक साथ गाना गाया। यहाँ आपको उषा जी के गाने से रिलेटेड एक रीसेंट कंट्रोवर्सी भी बताते चलें। साल 1977 में आई राज एन सिप्पी की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म इनकार का एक सुपरहिट सॉन्ग है मुंगड़ा। राजेश रोशन की इस रचना को उषा मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज दी थी। मुंगड़ा गीत को साल 2019 में इंद्र कुमार की कॉमिक फिल्म टोटल धमाल के लिए फिर से बनाया गया, यानी रिमिक्स किया गया।
लेकिन उषा मंगेशकर और संगीतकार राजेश रोशन दोनों ही इस रीमेक से खुश नहीं थे। इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए एक इंटरव्यू में उषा मंगेशकर ने कहा था, हमारे गीत यानी लता दीदी, आशा दीदी और मेरे गाए गए गीत बहुत सोच विचार के बाद बनाए गए थे और उन्हें संवेदनशीलता और देखभाल के साथ तैयार किया गया था। इसे मनमानी तरीके से चीड़-फाड़ करना सही नहीं है। इसके अलावा इस ओरिजिनल सॉन्ग के फैंस भी रीमिक्स से बहुत निराश हुए और यहाँ तक कि निर्माताओं को एक क्लासिक बर्बाद करने का नारा दिया और उन्होंने इसे टॉयलेट रिमिक्स तक कह डाला। खैर, मंगेशकर परिवार गायन के अलावा क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखता था। उषा भी क्रिकेट की बहुत बड़ी शौकीन रही और उन्होंने एक बार बताया था कि हमारी माँ एक बहुत बड़ी क्रिकेट प्रशंसक थीं और हम सभी उनके कमरे में अच्छे भोजन के साथ इकट्ठा होते थे और खेल देखने के लिए तैयार रहते थे। उषा मंगेशकर को मिले अवार्ड्स की बात करें तो साल 2019 में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री द्वारा उषा को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री से सम्मानित किया गया। साल 2020 में 7th मिसिंग यूथ फेस्टिवल में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इन्हें सम्मानित किया। 2020 में ही मिर्ची अवार्ड्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। उषा को साल 2021 में महाराष्ट्र सरकार से सांस्कृतिक विभाग की ओर से गण समृद्धि लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। उषा मंगेशकर एक एनिमल लवर भी रही और ये अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पेट डॉग के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं। मंगेशकर परिवार का हिस्सा होने के नाते उषा अपने आप को भाग्यशाली मानती हैं, लेकिन ये कभी भी अपनी सफलता या संगीत की तुलना किसी से नहीं करती। 88 साल की हो चुकी उषा मंगेशकर जी हमेशा जीवन में सकारात्मक रहने में विश्वास रखती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उषा जी अपनी इसी सकारात्मकता के साथ जिंदगी को एंजॉय करती रहें और मां सरस्वती की साधना में तल्लीन रहें। अपनी पूरी टीम की तरफ से उषा जी की कला और काम को नमन। आपको उषा जी का गाया हुआ कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज का हमारा ये शो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन के जरिए